हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। नर्सिंग एजुकेशंस वाले वीडियो में हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी का पार्ट 1 पढ़ चुके थे। हमने उस वीडियो में बताया था कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी है वो काफ़ी लेंथी है। एंड हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डेफिनेशन देखा था, इम्प्लांटेशन साइट देखा था, कॉजेज़ देखा था एंड साइन एंड सिम्टम्स देखा था। इट मीन्स कॉजेज़ मतलब इटियोलॉजी देखा था एंड क्लिनिकल फीचर्स देखे थे। ओके, जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी उसी को हम बोलते हैं ओबीजी मिडवाइफरी। एंड हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैं दोबारा से एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डेफिनेशन देख लेती हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? ओके, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चंस में पूछता है व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आप बता सकते हो ये एक जो ओवम फर्टिलाइज्ड वो ओवम होता है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट ना होके यूट्रस के आउटसाइड कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं उस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अलग होता है एंड जो इम्प्लांटेशन है वो अलग होता है। फर्टिलाइजेशन आफ्टर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ मोड ऑफ टर्मिनेशंस के कुछ यहाँ पे आप कुछ डायग्राम देख सकते हो। ट्यूबल मोड्स हैं, ट्यूबल एबॉर्शंस हैं, ट्यूबल रप्चर है। ओके, एंड कंप्लीट एबॉर्शंस है, एबॉर्शंस, कंप्लीट एबॉर्शंस, इनकम्प्लीट एबॉर्शंस। एबॉर्शन एक चैप्टर है, अगर आप एबॉर्शन पढ़ लोगे तो ये सारे मेथड्स आपको समझ में आ जाएंगे। एंड हम एबॉर्शंस किसी नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। और जो एबॉर्शंस वाला चैप्टर है वो भी काफ़ी लेंथी है एंड 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कंटिन्यू हम करेंगे, क्योंकि एक ही दिन हम पढ़ेंगे देन एक ही वीडियो में हमें समझ में नहीं आएगा। एंड हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका मैनेजमेंट। कुछ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट हर जितना भी यहाँ पे प्रोसेस आपको जितना भी चैप्टर दिखाया गया उसमें मैनेजमेंट ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का जो मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप कभी भी एग्ज़ाम में मैनेजमेंट लिखना ना भूलें। ओके, यहाँ पे देख सकते हो एक्यूट मैनेजमेंट में क्या दिया गया है। एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैं बुक का जो क्वेश्चन है उसे रीड नहीं करूँगी, मैं आपको बस वर्बली बता दूँगी कि आपको सिंपल में छोटे तरीके से कैसे लिखना है, छोटे शॉर्ट्स में। ओके, तो फर्स्ट में अगर आपके पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट आता है देन आप कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप क्या करोगे? मैनेजमेंट में फर्स्ट इज़ वन आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। देन आप क्या करोगे? मैनेजमेंट में पेशेंट्स को रेस्ट प्रोवाइड करोगे एंड वाइटल साइंस क्या करोगे? आप लोगे। ओके, एंड देन अगर पेशेंट्स का अगर एबॉर्शन होने के बाद आप क्या करोगे? वाइटल साइन को टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। व्हाट इज़ वाइटल साइन? आपको पता है वाइटल साइन क्या होते हैं? अगर जो बच्चा ओबीसी में ओबीसी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है उसे ये मेडिकल टर्म्स नहीं पता है, तो कृपया करके मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादातर मेडिकल टर्म्स पे फोकस करो, वरना ओबीसी समझ में नहीं आएगा। ओबीसी समझ में डेफिनेशंस आएंगे एंड साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, कॉजेज़ भी समझ में नहीं आएंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेडिकल टर्म्स पे फोकस करो। वाइटल साइंस का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया। ओके, ये सब क्या करना है हमें? ब्रीदिंग हो गया, ये सब हमें क्या करना है? टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना है एंड चार्टिंग करनी है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है कि कोई भी किसी भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसे हम बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर उसे फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे। व्हाट इज़ एंटीपायरेटिक? तो कभी भी पेशेंट को फीवर होता है तो मेडिकल टर्म में उसे क्या करते हैं? हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या होता है, फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक। ओके, एंड पेन कम करने के लिए कौन सी दी जाती है? एनाल्जेसिक दी जाती है। दोस्तों, हम किसी दिन मेडिसिन पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आपको बेसिक चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एनाल्जेसिक, पायरेटिक। ओके,
तो एनाल्जेसिक होती है वो पेन किलर होती है, जो कि पेन किलर मेडिसिन होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेन किलर मेडिसिन का नाम भी दिया गया है, मॉर्फिन दिया गया है। मॉर्फिन है 15 ग्राम दिया है एमसी, एंड इसको हमें क्या करना है, आईएम देना है, इंट्रामस्कुलर प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप देखो रोगी के वाइटल साइन में यदि अचानक एबनॉर्मल मतलब कि असामान्य परिवर्तन हो तो इन्हें नोट करना चाहिए। देखो वाइटल साइन यहाँ पे हर टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए इसलिए दिया गया है। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर पेशेंट के वाइटल साइन में कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है देन हमें उसे क्या करना है, नोट करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ओके, ये बेसिक रूल है। सो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूरी करना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे देख रहे हो रोगी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बनाए रखने में के लिए पर्याप्त मात्रा में ओरल फ्लूइड्स, फ्रूट्स, जूस दिए जाने चाहिए। एंड आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट। आपने डायरिया का नाम सुना होगा। सो डायरिया वाली कंडीशन में क्या होती है, बार बार पेशेंट को जब स्टूल पास आउट होता है। सो मैंने डायरिया इसलिए एक एग्जांपल लिया बिकॉज आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एंड इस डायरिया वाली कंडीशंस में क्या होता है, बार बार स्टूल पास आउट होने के वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है। बिकॉज डिहाइड्रेशन क्या है, व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन? तो डिहाइड्रेशन वह कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में क्या होते हैं, वाटर की डेफिशिएंसी एंड जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं एंड उसकी भी डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को ज़्यादातर फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। देन वही कंडीशन है जब किसी भी पेशेंट की सर्जरी वगैरह होती है तो उस वाली कंडीशन में पेशेंट के अंदर फ्लूइड मतलब कि ऐसा होता है कि उन्हें प्यास बार बार लगता है एंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या किया जाता है, फ्लूइड, जूस वगैरह जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। सो आप नारियल का पानी दे सकते हो, फ्लूइड में जितने भी जूस वगैरह होते हैं वो पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ओरली फ्लूइड देते हैं। ओके, फ्लूइड देते हैं। और यहाँ पे आप देखो रोगी को शॉक से बचाने के लिए आईवी फ्लूइड दिए जाने चाहिए। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शॉक आपको पता है कि क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता है शॉक क्या होता है? शॉक एक सदमा वाली कंडीशन है जिसमें कि बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका मतलब ऑपरेशन वगैरह के नाम पे वो काफ़ी डर जाते हैं और शॉक वाली कंडीशन में जाने के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं शॉक। तो शॉक वाली कंडीशन में कभी भी पेशेंट को ओरल फ्लूइड नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता दूँ कि कभी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को मतलब कि अगर वो बेहोशी हालत में है तो उस पेशेंट को कभी भी ओरली कुछ भी नहीं देते हैं, मतलब मुंह के बाई माउथ कुछ भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट एस्पिरेट करने की कंडीशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसलिए हमें कभी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को मुंह से कुछ भी नहीं देता। अगर हमें पता है कि वो पेशेंट अनकॉन्शियस है मतलब कि बेहोशी की हालत में है तो मुंह से हम कुछ भी नहीं देंगे। एस्पिरेट का मतलब होता है, अब देखो मैंने एक नाम लिया एस्पिरेट। सो ये भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। एस्पिरेट का मतलब होता है कि अगर कुछ लेता है तो वो लंग्स में चला जाता है। ओके, जो फूड पाइप होती है ना वो वहाँ से बंद हो जाती है एंड वो लंग्स में चला जाता है जिसके कारण वो पेशेंट क्या हो जाता है, एस्पिरेट हो जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि शॉक में क्या होएगा, उसको अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। देन उस वाली कंडीशंस में हमें पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं। आपको समझ में आया होगा जहाँ तक मुझे पता है। ओके, एंड मैंने एक टॉपिक प्रेगनेंसी को हिंदी वाले नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप चाहो तो नोट्स बनाओ और पेपर में अच्छे से लिख के आओ। ओके, यदि रोगी की स्थिति गंभीर एवं आवश्यक हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाना चाहिए। देखो अगर पेशेंट के अंदर ब्लड की भी डेफिशिएंसी होती है, अगर कोई भी प्रोसीजर्स होते हैं एबॉर्शंस वगैरह में, कोई भी बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर हो तो ब्लड लॉस ऑब्वियसली होता है। तो उस कंडीशन में अगर उसके में ब्लड की कमी डेफिशिएंसी आ रही है देन उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जाना चाहिए। ओके,
और यहाँ पे देखो ब्लड प्लाज्मा, खैर इसमें जितना दिया है इतनी लेंथी आपको लिखना नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा नोट्स टाइप से जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो और आपको आसानी से याद भी हो सकता है। ओके। एंड यहाँ पे देखो दिया गया है लेप्रोटॉमी। लेप्रोटॉमी का मतलब होता है, देखो ये भी एक मेडिकल टर्म है। एंड मेरा स्टार्टिंग से पर्पज़ यही रहा है कि आप रियलिटी में मेडिकल टर्म को पहचानो। अगर आप चाहो तो मेडिकल टर्म्स, मैंने शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे मेडिकल टर्म्स डाल दिए हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बनाकर मेडिकल टर्म को याद कर सकते हो। और मेडिकल टर्म को जब आप याद करोगे तो ओबीसी बिल्कुल ही पढ़ने में आसानी हो जाएगा। ओके। लेप्रोटॉमी, टॉमी जहाँ जुड़ता है, टॉमी का मतलब होता है कि वहाँ से कोई भी चीज़ क्या हो रही है, रिमूव कर दिया जा रहा है। तो लेप्रोटॉमी का मतलब होता है कि जो भी प्रोसीजर हो रहा है तो उस चीज़ को वहाँ से काट के निकाल देना, मतलब वहाँ से रिमूव कर दें, देन उसे बोलते हैं लेप्रोटॉमी। ओके। अब देखो यहाँ पे नीचे दिया है, लेप्रोटॉमी होने की स्थिति में रोगी को प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड की जाएंगी। अब देखो, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला पेशेंट आया एबॉर्शन के लिए, देन हम क्या करेंगे, एबॉर्शन से पहले उसकी केयर करेंगे, देन एबॉर्शन के बाद भी उस पेशेंट की केयर की जानी चाहिए। आपको पता है कि कभी भी सर्जरी से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो हमें 6 आवर पहले से ही पेशेंट को बाई माउथ कुछ देना नहीं होता है। ओके। एंड प्रोसीजर अगर एबॉर्शन होने के बाद भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है, एबॉर्शन के बाद भी वाइटल साइन वगैरह उसका नोटिस की जाता है एंड मॉनिटरिंग की जाती है, बहुत सारी केयर दी जाती है। ओके। एंड यहाँ पे देखो, एप्रोटोमी होने से असामान्य स्थान पर आरोपित फीटस को शल्य चिकित्सा से बाहर निकाला जाता है। सो ये तो नॉर्मल है। क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी आता है, आप देख सकते हो ये भी 2 पार्ट्स में ही डिवाइड था एंड अब क्रोनिक आ गया। ओके। यहाँ पे देखो, अनरप्शन ट्यूबल प्रेगनेंसी की स्थिति में ट्यूबल सर्जरी की जानी चाहिए, लेज़र का उपयोग करते हैं। लेज़र का आपको मतलब जहाँ सर्जरी की जा रही है देन वहाँ पे क्या किया जाता है, लेज़र का यूज़ किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को एक्टोपिक प्रेगनेंसी से क्या स्थान से काट के निकाल दिया जाता है। सो ये तो बिल्कुल क्लियर लिखा गया होगा। एंड यहाँ पे देखो, रप्चर ट्यूबर प्रेगनेंसी की स्थिति में लेप्रोटोमी की जाती है। फैलोपियन ट्यूब जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड हो जाती है उसे सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। अभी तक हमने जितना ऊपर पढ़ा एबॉर्शन से मतलब कि प्रोसीजर्स के बारे में कि कैसे कैसे हटा दिए जाते हैं, सब वही वाली कंडीशन है। ओके। यहाँ पे एक आपको टॉपिक, यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है सल्पिंगोटॉमी। इसका भी मतलब होता है कि फैलोपियन ट्यूब है उसको वहाँ से रिमूव कर देना। सो आप इसको पता रख लेना, सल्पिंगोटॉमी। सो ये 1 वर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, स्त्री की कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाती है, तो हमने ऊपर पढ़ा ही। ओके। वाइटल साइन कंटिन्यू मॉनिटर की जानी चाहिए, बिकॉज कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और यहाँ पे देखो, संक्रमण की रोकथाम के लिए रोगी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब देखो, एंटीबायोटिक्स का मतलब पता है क्या होता है? एंटीबायोटिक्स का मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है सिपोटॉक्सासिन 1 ग्राम देना है, आईवी देना है, दिन में 2 बार देना है। बीडी बेसिंडाई मतलब कि दिन में 2 बार। अमीकासिन ये भी एंटीबायोटिक है, 500 mg देना है, आईवी देना है, बीडी देना है। जेंटामाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है, 500 mg, आईवी देना है, बीडी देना है। ओके। एंड शल्य क्रिया से पूर्व रोगी को एनबीएम मतलब कि नॉन बाय माउथ रखा जाना चाहिए। मैंने बताया कि एबॉर्शन से पहले मतलब कि कोई भी सर्जरी होने जा रही है, सर्जरी से पहले भी नॉन बाय माउथ रखा जाता है पेशेंट को लगभग 6 आवर तक। ओके। सो क्यों रखा जाता है ये भी मैं बता दूँ, बिकॉज पेशेंट को एस्पिरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एस्पिरेट इट मीन्स अगर वॉमिटिंग वगैरह होती है तो वो लंग्स में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो, शल्य क्रिया करने से पूर्व एवं बाद में रोगी को संबंधित रूटीन इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए।
रोगी के टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड। कॉन्स्टिपेशंस की रोकथाम के लिए रोगी को हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर किसी मतलब कि कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशंस में फाइबर्स डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशंस वाली कंडीशन ना आए। ओके। पेल्विक हेमाटोमा, इस वाली कंडीशन में ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करना चाहिए। सो हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। सो एंड इजी तरीके में पढ़ा। अगर चाहो तो इस बुक से आप अपना नोट्स बनाओ, और मैंने हर टर्म को भी बताया, एक्सप्लेन किया है कि कौन सा टर्म क्या होता है, एंड वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने इसका डेफिनेशन बताया, कॉजेज़ बताया, साइन एंड सिम्टम्स बताया, मैनेजमेंट्स बताया। ओके। एंड ये हमारा एक टॉपिक प्रेगनेंसी ख़त्म होता है। सो ओबीसी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो गया, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों।